बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सुरभि अपने मामा मामी के साथ उन्हीं के घर में रहा करती थी। कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में सुरभि के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सुरभि के मामा सुरभि को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। लेकिन सुरभि की मामी सुमित्रा वह बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत थी। वह गरीब और सामने लोगों से नफरत किया करती थी और बेचारी सुरभि गरीब होने के साथ साथ सांवली भी थी, जिस वजह से सुमित्रा सुरभि से और भी ज्यादा नफरत करती थी और हमेशा उसे वह खरी खोटी सुनाती रहती थी। और जब दिल चाहता तो वह सुरभि की बहुत ज्यादा पिटाई भी किया करती थी। सुरभि बेचारी बाहर वालों की तो खरी खोटी सुनती ही थी और घर में रहकर अपनी मामी की भी। सुमित्रा की अपनी एक बेटी थी काव्या, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सुमित्रा उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे हमेशा सर पर चढ़ाकर रखती थी। और अपनी माँ को देखा देख काव्या भी सुरभि के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। उसे काली कलूटी, मनहूस, बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकारा करती थी। काली बंदरिया, ओ काली बंदरिया कहाँ है, जल्दी मेरे रूम में आ। इस काली बंदरिया को आवाज नहीं आती, कान में तेल डाल के रखा कर। काली शक्ल वाली काली बंदरिया कहाँ है, जल्दी मेरे पास आ। मुझे मम्मी के साथ बर्थडे पार्टी में जाना है। तुझे आवाज नहीं आ रही? मेरी रेड सैंडल कहाँ रखी है? काली बंदरिया जल्दी मेरे पास आ। काव्या की यह आवाज सुनकर सुरभि दौड़ी दौड़ी उसके रूम में जाती है और उसे उसकी सैंडल ढूंढ कर देती है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने लगती हैं। तभी मायूस होकर सुरभि अपनी मामी से कहती है, मामी, काव्या दीदी आप दोनों बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? मेरा भी बहुत मन कर रहा है किसी पार्टी में जाने का। जब से माता पिता इस दुनिया से गए हैं तब से मैंने ना कोई शादी की है और ना कोई पार्टी। बस घर में रहते रहते घर के काम करते रहती हूँ। बहुत घुटन हो रही है। मामी, आपने मेरा स्कूल भी बंद करा दिया, बाहर भी जाना नहीं होता। क्या मैं आप लोगों के साथ बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ? लगता है काली कलोटी 6 महीने वाली बात भूल गई, जब मेरी कुछ सहेलियां आई थी और तुझे देखकर उन्होंने मेरी कितनी इंसल्ट की थी। आज भी वह मनहूस दिन मैं भूली नहीं हूँ। और तू चाहती है कि मैं तुझे अपने साथ अपनी बेटी के दोस्त के बर्थडे पार्टी में लेके जाऊँ और वहाँ ले जाकर अपना और अपनी बेटी का मजाक बनवाऊँ? तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? काली बंदरिया लगती है। काली कलूटी, काली शक्ल देखी नहीं है? हमारे साथ जाने के लिए कह रही है तो जैसी काली कलूटी कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं होती, सिर्फ घर में रहकर नौकरानियों की तरह घर के काम करने के लिए होती हैं। शादी पार्टी में तो हम जैसे सुंदर लोग जाते हैं, तो जैसे बस सूरत नहीं, चुपचाप घर में रहकर घर के काम कर। मनहूस काली कलूटी बर्थडे पार्टी में जाएगी? और हाँ सुन काली कलूटी, हमारे पीछे तो मेकअप करने मत लग जाना। मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक रखी है, कभी तो उन्हें अपने काले होठों पे लगा के देखे और उन्हें खराब कर दे। उन्हें हाथ लगाने की भी कोशिश मत कर लेना, वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। कल मुझे एक पार्टी में जाना है, इसलिए मेरी ब्लैक ड्रेस तैयार रखना, समझ रही है ना काली कलूटी? चलिए मम्मी जी, देर हो रही है। ऐसा कहकर सुमित्रा और काव्या दोनों बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं और बेचारी सुरभि अपने काले रंग की वजह से घर में रह जाती है। तभी वह आईने के सामने जाती है और खुद को देखती है और खुद से बातें करती है। काव्या दीदी कितनी गोरी और सुंदर है। अगर मैं भी काव्या दीदी की तरह सुंदर होती तो क्या पता मामी जी मुझसे प्यार करती जैसे वह अपनी बेटी से करती हैं। उन्हें काले लोग पसंद नहीं है ना, इसलिए शायद वह मुझसे इस तरह से बातें करती हैं, इसलिए वह मुझे प्यार की नजर से नहीं देखती। और वह बेचारी भी क्या करे, मैं हूँ ही इतनी काली, सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। मेरी वजह से मामी और काव्या दीदी की भी तो इंसल्ट होती है। यही बात है, वरना कोई इंसान इतना निर्दयी और कठोर कैसे हो सकता है। घर से बाहर गए आज मुझे पूरे 10 महीने हो गए, बस घर में रहकर घर के काम करती रहती हूँ। काश ऊपर वाला भी मुझे थोड़ा रंग रूप दे देता तो कितना अच्छा रहता।
ऐसा सोचकर सुरभि अपने दिल को तसल्ली देती है कि उसके काले रंग की वजह से उसकी मामी उससे प्यार नहीं करती। बेचारी सुरभि घर के सारे काम खत्म कर लेती है और देर रात को दोनों माँ बेटी पार्टी से वापस आती हैं और घर आने के बाद सुमित्रा सुरभि को कल का बचा कुचा खाना देती है। सुरभि उसे खाकर सो जाती है। अगले दिन सुमित्रा सुरभि के पास आती है और उससे कहती है, सुन काली कलूटी बंदरिया, कल मेरी बेटी काव्या को देखने के लिए बहुत बड़े घराने का परिवार आ रहा है, इसलिए तू घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और उन सभी मेहमानों के लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाकर तैयार रख देना। कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और काव्या को अच्छी तरह तैयार भी कर देना। समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तेरे साथ क्या करूँगी तो सोच भी नहीं सकती। अगर तेरी वजह से कुछ भी गलती हुई, समझ रही है ना काली कलूटी मैं क्या कह रही हूँ? मम्मी आप इस काली कलूटी से कह दीजिए कि जब मुझे लड़के वाले दिखने हैं तो ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। कहीं इसकी मनहूसियत से इसकी काली कलूटी शक्ल को देखकर वह लोग डर ना जाए और वह शादी करने से पहले ही इनकार ना कर दे, क्योंकि ये तो मनहूस है ना। पहले इसने अपने माता पिता को खा लिया। इसकी काली शक्ल मनहूसियत का निशान है ना, निशान। इसलिए मैं तब से पहले ही कह रही हूँ। और वैसे भी वह लोग जो पूछेंगे कि काली कलूटी कौन है तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आपकी कितनी इंसल्ट होगी। समझ रही है ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ मम्मी? अरे वाह मेरी प्यारी बिटिया, तो कितनी ज्यादा समझदार होगी। तूने बिल्कुल सही कहा। इस मनहूस की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो सुन मनहूस काली कलूटी, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेहमानों के सामने मत आ जाना। घर के सारे काम करने के बाद रूम में बंद हो जाना। बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तो जैसे काली कलूटी की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो जाए। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है मामी, आप जैसा कहती हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं घर का सारा काम खत्म करने के बाद रूम में बंद हो जाऊंगी, बाहर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर सुरभि बेचारी चली जाती है। सुबह होने के बाद सुरभि पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, अलग अलग तरह के बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी तैयार करती है और उसके बाद काव्या को अच्छे से तैयार करती है। कुछ समय बाद लड़के वाले काव्या को देखने आ जाते हैं और बेचारी सुरभि सभी काम करने के बाद रूम में बंद हो जाती है और दरवाजे के पीछे सभी रस्में होते हुए देख रही थी। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। यह सब देखकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, काश मैं भी यह सब कुछ एंजॉय कर पाती, लेकिन मेरी किस्मत में तो एंजॉय करना लिखा ही नहीं है। मेरे काले रंग की वजह से मामी जी मुझे मेहमानों के सामने आने नहीं देती और न ही मुझे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाती है। मेरा रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया। माँ पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी रही होती, मैं भी एंजॉय कर रही होती। ऐसा सोचकर सुरभि रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ काव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। सारी रस्में बहुत अच्छी तरह हो जाती हैं। लड़के वाले घर जाने वाले ही होते हैं। तभी जिस रूम में सुरभि बंद थी वहाँ एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर सुरभि डर जाती है और वह तुरंत रूम से बाहर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मामी जी बचाओ बचाओ, अंदर सांप है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। मामी जी बचाइए ना, स्टोर रूम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है। पता नहीं किस सामान के साथ आ गया होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मामी जी मुझे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, कुछ कीजिए ना, सांप को भगाइए ना मामी जी। ऐसा कहकर सुरभि बहुत डर रही थी, बहुत रो रही थी। तभी सुमित्रा चारों तरफ देखती है तो वहाँ कोई सांप वाप नहीं होता। सुमित्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सभी मेहमानों के सामने बेचारी सुरभि की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। तभी लड़के की माँ सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहन, मैं आपको किटी पार्टी से जानती हूँ और जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है आपको काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे भी काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ही तो मैं आपके घर आपकी बेटी से रिश्ता करने आई थी कि हम दोनों की मेंटेलिटी एक जैसी है। लेकिन यह कौन? आपकी नौकरानी तो है नहीं, आपको मामी कह रही है, यानी कि आपकी रिलेटिव है। आप इतनी झूठी और मक्कार हो सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जिस घर में काले लोग होते हैं वह घर मुझे मनहूस लगता है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से नहीं करूंगी। इस रिश्ते को खत्म ही समझो। चलो बेटा यहाँ से।
सुरेखा बहन, मेरी बात तो सुनो। तुम छोटी सी बात को लेकर रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरी बात तो सुनो सुरेखा बहन। सुमित्रा सुरेखा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेखा सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वह अपने बेटे और पति को वहां से ले जाती है। सुरेखा के जाने के बाद सुमित्रा बेचारे सुरभि की और भी ज्यादा पिटाई करती है, उसके बाल खींचती है, हाथ मोड़ती है और धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, देखा मम्मी, यह मेरी सुंदरता से जलती है। आपने इसे मना किया था कि बाहर ना आए, फिर भी यह बाहर आई ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि इस काले कलुटी मनहूस को अच्छी तरह से पता है इसके काले रंग की वजह से इसकी शादी तो कहीं होगी नहीं, तो यह मेरी शादी भी नहीं होने देगी। माँ, इस काली कलुटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। इस काली कलुटी मनहूस को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होगी, लेकिन आज तो हद ही पार होगी। तुम्हारा रिश्ता पक्का होने के बाद टूट गया। काली कलुटी मनहूस, अब तो मेरे घर में एक पल और नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। मुझे नहीं पता कि तू कहाँ रहेगी, सड़क पर भीख मांग या अपने माता पिता की तरह किसी ट्रक के आगे आकर मर जा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तू मेरे घर में और नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। मामी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई और सहारा नहीं है। मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। माँ पिता की कसम खाकर कह रही हूँ। उनकी तो कसम मैं झूठी नहीं खा सकती। घर में सांप है और वो भी बहुत ज्यादा जहरीला और खतरनाक। मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से काव्या दीदी का रिश्ता टूटे या कभी आपकी इंसल्ट हो। मेरी बात का भरोसा तो कीजिए। घर में सांप है, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी मामी जी? सुरभि अपनी मामी और काव्या को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों माँ बेटी उसकी एक नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। सुरभि अपने साथ अपनी माँ की तस्वीर लेकर जाती है और अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी सुरभि की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आत्मा निकलकर बाहर आती है और वह सुरभि से कहती है, सुरभि बेटा, इस तरह से नहीं रोते। मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। यह दुनिया वाले इसलिए तुम्हें दुखी और परेशान करते हैं कि तुम काली हो, सुंदर नहीं हो, मगर कोई मेरी बेटी के हीरे जैसा दिल नहीं देखता। अभी इन लोगों को पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। और सुमित्रा और उसकी बेटी के सीने में तो दिल है ही नहीं, पत्थर है पत्थर, जो उन्होंने तुम जैसी मासूम लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। तुमने उनकी कितनी सेवा की, उनका कितना अत्याचार सहन किया। बस अब बहुत हुआ। अब मैं अपनी बेटी को तिल तिल और मरने नहीं दूंगी। बेटा, आज मैं तुम्हें जादुई सोने चांदी की 2 लिपस्टिक देने आई हूँ। जादुई सोने की लिपस्टिक लगाते ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी, जिसकी मदद से अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। और जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाते ही तुम जो भी कुछ कहोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मेरी प्यारी बिटिया, खुश रहना। सच में माँ, जादुई सोने चांदी की लिपस्टिक की मदद से मेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं। जब आप जिंदा थी तब भी आप मुझे दुनिया वालों के तानों से बचाती थी, और आज मुझे छोड़कर इतनी दूर चली गई, फिर भी आप मेरी मदद करने मुझे इस जालिम दुनिया से बचाने आई। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक देने के लिए। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। सुरभि बहुत खुश थी और सुरभि की स्वर्गवासी माँ सुरभि को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक देकर अदृश्य हो जाती हैं। और जैसे ही सुरभि वह जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वह जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और कहती है, मेरे सामने एक बहुत सुंदर घर आ जाए जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। सुरभि के इतना कहते ही उसके सामने एक महल जैसा घर आ जाता है जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर सुरभि एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुरभि शॉपिंग करके अपने घर वापस आ रही थी, तभी वह देखती है कि एक राजकुमार बेहोश पड़ा है। सुरभि उसे चेक करती है तो उसकी कुछ ही सांसें चल रही थी, क्योंकि उसे एक जहरीला सांप काट कर जा चुका था। तभी सुरभि तुरंत जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और कहती है,
जादू चांदी की लिपस्टिक, मेरे सामने जो ये राजकुमार बेहोश पड़े हैं, यह बिल्कुल ठीक हो जाए, इनका सारा जहर शरीर से बाहर निकल जाए। सुरभि को इतना कहना था और वह राजकुमार देखते ही देखते ठीक हो जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वह सुरभि को देखकर हैरान हो जाता है। उस राजकुमार ने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी राजकुमार सुरभि से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप जैसी लड़की की तलाश थी जो बहुत दयालु और खूबसूरत हो। क्या आप मेरी राजकुमारी बनेंगी? सुरभि राजकुमार की बातें सुनकर शर्मा जाती है और वह राजकुमार सम्राट से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। आज सुरभि बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी माँ की जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से आज उसकी शादी एक राजकुमार से हो रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुरभि राजकुमार के साथ शहर घूमने जा रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी मामी नजर आती है जो रेड लाइट पर भीख मांग रही थी, जिसे देखकर सुरभि तुरंत अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आप यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांग रही हैं? आप तो कितनी ज्यादा अमीर थी, अचानक क्या हुआ? मामा, काव्या दीदी, वह सब कहाँ हैं और आप क्यों रो रही हैं? मामी, क्या हुआ, मुझे तो बताइए ना। सुरभि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहती थी। मैंने तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार किए, तुम्हें जो भला बुरा कहा, उसकी सजा मुझे बहुत अच्छी तरह मिली है। कहते हैं ना, बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है और मैं काट भी रही हूँ। सुरभि बेटा, अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो मैं अपने पति और बेटी को कभी नहीं खोती। तुमने सही कहा था, घर में बहुत ही जहरीला सांप था और उसने एक ही झटके में मुझसे मेरा पूरा संसार छीन लिया। पहले तुम्हारे मामा को काटा और फिर काव्या को, और उनके इलाज कराने में सब पैसा खत्म हो गया और वो फिर भी नहीं बच पाए और मैं अपना गुजारा भीख मांग मांग कर रही हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो, हो सके तो मुझे माफ कर दो। सुरभि अपनी मामी को माफ कर देती है और उन्हें अपने साथ अपने महल ले जाती है। अब सुमित्रा सुरभि को मामी जैसा नहीं, बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह मानती है। इस तरह सुरभि को एक मामी के रूप में सगी माँ मिल जाती है। सुरभि बहुत खुश थी कि उसकी माँ की जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से उसके पास कितनी सारी खुशियाँ आ गई और वह बहुत खुश होती है और पूरे परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना अपने मामा मामी के घर रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सपना के माता पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। सपना का इस गांव में अपने मामा मामी के सिवा और कोई रिलेटिव नहीं था, इसलिए सपना के मामा उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। लेकिन मामी दयावंती, वह बिल्कुल भी सपना को पसंद नहीं किया करती थी, इसलिए दयावंती का जितना भी बस चलता था उतना उसके ऊपर अत्याचार करती थी। सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करवाती थी और उसके बाद अपने आगे का बचा कुचा खाना देती थी और अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े। बेचारी सपना पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन दयावंती उसके इस सपने को भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि वह उसे स्कूल नहीं जाने देती। बल्कि जब सपना के मामा काम के सिलसिले से शहर चले जाते हैं तो वह उससे बाजार में पर्स बिकवाना शुरू कर देती है और घर के सारे काम करने के साथ साथ बाजार में पर्स बेच कर आना और फिर दोबारा से काम करना, रूखा सूखा खाना खाना। इस वजह से सपना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह एक दिन पर्स बेचने नहीं जा पाती। तभी दयावंती सपना के रूम में आती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, ओहो महारानी यहाँ पर आराम फरमा रही है। मुझे लगा आज तूने नाश्ता नहीं बनाया तो जल्दी पर्स बेचने चली गई होगी, लेकिन मनहूस यहाँ पर पैर पसार कर सो रही है। मैडम, क्या इरादा है? आज क्या काम नहीं करना, पूरे दिन आराम ही करना है। मैंने तुझसे क्या कहा था, मैं तुझे इस घर में सिर्फ उस वक्त रहने दूंगी तब तू मेरे घर के सारे काम करने के साथ साथ पर्स बेच बेच कर मुझे पैसे देगी। मैं तुझे मुफ्त में रोटी नहीं खिलाने वाली। कितनी महंगाई हो रही है, क्या मनहूस तुझे पता नहीं? मामी जी, मुझे सब याद है, लेकिन आप मेरी तरफ भी तो देखिए, मुझे कितनी तेज बुखार है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए ही तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और घर के काम नहीं कर पाई। जब मुझसे घर के काम नहीं हो रहे तो मैं गली गली जाकर
पर्स कैसे बेच सकती हूँ। मामी जी, मुझे दवाई दे दीजिए। दवाई खाकर मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी और जैसे ही मुझे सुकून मिलेगा मैं पर्स बेचने चली जाऊंगी। आप चिंता ना करो। अच्छा, तो महारानी को बुखार आ रहा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। यह सब तेरे बहाने हैं, मैं तेरे इस ड्रामे में नहीं आऊंगी। अब चल, झाड़ू पोंछा करने के बाद मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट नाश्ता बना और उसके बाद पर्स बेचने चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। मार मार के तेरी खाल उधेड़ लूंगी और उसके बाद तुझे इस घर से भी धक्के मार के निकाल दूंगी, क्योंकि तेरे मामा तो है नहीं यहाँ तेरी तरफदारी करने के लिए, तेरी साइड लेने के लिए। समझ रही है ना मनहूस? नहीं नहीं मामी जी, आप मुझे घर से मत निकालिए। माँ पिताजी के बाद आप ही मेरे सब कुछ हैं। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप जैसा कहती हैं मैं बिल्कुल वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अब ठीक है, चल जल्दी से सारे काम कर और उसके बाद पर्स बेचने चले जाना। मनहूस को जब तक उसकी औकात याद न दिला दूं तब तक औकात में आती नहीं है। बेचारी सपना, उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय मामी की बात मानने के। अगर वह मामी की बात नहीं मानती तो दयावंती उसकी पिटाई कर कर घर से धक्के मार के निकाल देती। इसलिए बेचारी सपना इतनी ज्यादा तबीयत खराब में, इतनी तेज बुखार में, भूखी प्यासी झाड़ू पोंछा करती है। उसके बाद दयावंती और उसकी बेटी सुनैना के लिए नाश्ता बनाती है और फिर इतनी तेज गर्मी में धूप में आवाज लगाकर पर्स बेचती है। सुंदर सुंदर पर्स ले लो, स्टाइलिश सुंदर कलर के पर्स ले लो, लाल हरे नीले पीले गुलाबी हर तरह के वैरायटी के पर्स ले लो। पर्स, सुंदर सुंदर पर्स ले लो। आंटी दीदी देखो तो कितने ज्यादा सुंदर सुंदर पर्स हैं। सुंदर सुंदर पर्स ले लो, पर्स ले लो, पर्स। पर्स ले लो, पर्स। सपना भूखी थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तेज बुखार था, इसलिए वह आज गली गली जाकर पर्स नहीं बेच पाती। एक जगह बैठकर पर्स बेच रही थी, इसलिए सपना के पर्स ज्यादा नहीं बिक पाते। जो भी बिकते हैं वह उनके पैसे लेकर घर आ जाती है और अपनी मामी को दे देती है। इतने थोड़े पैसे देखकर दयावंती आग बबूला हो जाती है और सपना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों री करम जली, सिर्फ 1000 रुपए ही, इतने कम पैसे क्यों लेकर आई है? रोज तो तू मुझे 2000 रुपए देती है, लेकिन वह भी मुझे कम लगते हैं और आज कल से भी कम। मुझे अच्छी तरह से पता है महारानी पर्स तो बेचने जाती नहीं है, सैर सपाटा करने जाती है। पर्स तो बेचे नहीं होंगे, बस घूम रही होगी, तभी तो इतने कम पैसे लेकर आई है। मामी जी, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज मैं गली गली जाकर जोर जोर से आवाज लगाकर पर्स बेचा करती थी, इसलिए ज्यादा पर्स बिक जाया करते थे। मैंने आपको सुबह ही तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत तेज बुखार भी था और कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए एक जगह बैठकर पर्स बेच रही थी, इसलिए इतनी कम कमाई हुई है। मामी जी, मुझे खाना दे दीजिए, भूख लगी है, उसके बाद मुझे दवाई भी खानी है। हाँ, मैंने तो 5 तरह के पकवान बना के रखे हैं ना कि महारानी आएगी काम कर कर, उसे भूख लगी होगी तो खाना खा लेगी। मनहूस, खाना कौन बनाता? तेरी मरी हुई माँ। तुझे अच्छी तरह से पता है जब पर्स बेचकर तू आती है तो तू ही खाना बनाती है। हम दोनों माँ बेटी भी भूखे हैं, चल जल्दी से हमारे लिए खाना बना। और आज तुझे खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तूने कम पैसे दिए हैं, कल ज्यादा पैसे लेकर आएगी तो मिल जाएगा। अगर कल भी कम पैसे लेकर आई तो कल भी खाना नहीं मिलेगा। मामी जी, खाना दे दीजिए, बहुत नाम का काम किया है ना जो मैं तुझसे खुश होकर तुझे खाना दूंगी। मनहूस, ऐसा कहकर दयावंती वहाँ से चली जाती है। बेचारी सपना को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए किचन में खाना बनाने चली जाती है। उसे बहुत तेज बुखार था, फिर भी दयावंती और सुनैना को बेचारी के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता और सपना बहुत मुश्किलों से खाना बनाकर दयावंती और सुनैना को दे देती है। सपना दूर खड़ी दोनों माँ बेटी को खाना खाते देखती रहती है और अपने आंसू बहाती रहती है, क्योंकि दयावंती आज सपना को अपने आगे का बचा कुचा खाना भी नहीं दे रही थी। इसी तरह रोज सपना के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपको पता है मेरी दोस्त एक मॉल में गई थी, वहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी है, मुझे पैसों की जरूरत है, शॉपिंग करके लेकर आऊंगी। वैसे भी मम्मी, पापा जो कमाई करके पैसे भेजते हैं वह तो सब पैसे हमारे बच ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसे कमाने वाली मशीन है। बेचारी सपना, उसे घर के काम करवाने के साथ साथ इतनी गर्मी में पर्स भी बिकवाने भेजते हैं, बेचारी को कुछ भी नहीं देते। हमारे तो मजे हैं, मजे।
हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तू बिल्कुल सही कह रही है, तभी तो मैंने उस मनहूस को अपने घर में रख रखा है, वरना कब का धक्के मार के निकाल देती। फ्री में नौकरानी मिल रही है, घर के सारे काम आसानी से हो जाते हैं। हम दोनों तो पूरे दिन एसी में आराम करते रहते हैं, और जो पैसे कमा कर लेकर आती है वह अलग। चल, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन मेरे लिए भी शॉपिंग करके लेकर आना, ठीक है? ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। कुछ समय बाद सपना अपनी मामी के पास आती है और कहती है, मामी जी, सुनैना दीदी को कुछ पैसे मेरी शॉपिंग करने के लिए भी दे देना। वह मेरे लिए भी एक सस्ती सी फ्रॉक लेकर आ जाएंगी और सस्ती सी चप्पल भी, क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं है। बाहर धूप में जाती हूँ तो धूप से पैर जलते हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है ना। मम्मी मम्मी देखिए तो ये नौकरानी कैसे आकर कह रही है कि मैं इसके लिए शॉपिंग करके लेकर आऊँ। 4 पैसे कमाती है ना तो धौंस दिखा रही है। मैं इसके लिए कोई शॉपिंग वॉपिंग करके नहीं लेकर आऊंगी। इसकी इतनी औकात नहीं कि मैं इसके लिए शॉपिंग करके लेकर आऊँ। जो मैं इसे देती हूँ वही इसके लिए काफी है। इसे अपने तरीके से समझा दीजिए। सुनैना की बातें सुनकर दयावंती सपना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और बेचारी सपना के बाल खींचकर कहती है, सुन करमजली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फालतू में खर्च करती रहूं। बस मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं अपना और अपनी बेटी के खर्चे पूरे करते रहूं। तो जैसे मनहूस के नहीं, जो भी है तेरे पास उसी में गुजारा कर। अगर तू पर्स बेचने चाहती है, धूप में तेरे पैर जलते हैं, तो छाव में चल लिया कर, लेकिन मैं तुझे कोई चप्पल वप्पल नहीं दिलाऊंगी और न ही कोई फ्रॉक। अगर बात समझ आ गई है तो अब जा यहाँ से, मनहूस। ऐसा कहकर दयावंती सुनैना को सपना के ही कमाई के शॉपिंग करने के लिए पैसे दे देती है, लेकिन बेचारी सपना की शॉपिंग के लिए 500 रुपए भी नहीं देती। बेचारी सपना रोते हुए वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम खत्म करने के बाद पर्स बेचने चली जाती है और एक जगह बैठकर अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। मामी जी मुझसे गधा की तरह काम करवाती है और उसके बाद मैं बाहर इतनी गर्मी में पर्स भी बेचने जाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, लेकिन फिर भी मामी मुझे एक सस्ती से फ्रॉक और सस्ते से चप्पल भी नहीं दिला रही। अपनी बेटी को शॉपिंग करने के लिए इतने सारे पैसे दे दिए। देखिए मेरे पैर में कैसे छाले निकल रहे हैं, कैसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। मेरी सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आप दोनों थे और आप दोनों भी चले गए। मेरे ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं आया कि आप दोनों के जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं यहाँ रहकर अकेली क्या करूँगी? मेरा स्कूल भी मुझसे छूट गया, मेरी पढ़ाई, सब कुछ भी नहीं बचा, रह गई सिर्फ अत्याचार सहन करने के लिए। ऐसा कहकर सपना बहुत ज्यादा फूट कर रो रही थी। तभी सपना की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह सपना से कहती है, नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तेरी सुनने के लिए ही तो तेरी माँ स्वर्ग से यहाँ आई है। बच्चों की पुकार हमेशा माँ तक पहुँची जाती है। मुझे पता है तू बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तेरे ऊपर दयावंती बहुत अत्याचार करती है। मेरा भाई भी तो शहर रहता है, अगर वो यहाँ होता तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता। सपना मेरी प्यारी बच्ची, तू मुझे अपने 2 पर्स दिखा जिन्हें मैं जादुई सोने और चांदी के बना देती हूँ। माँ, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह लीजिए 2 पर्स। मगर माँ, जादुई सोने और चांदी के पर्स के बाद आखिर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे मेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे? सपना मेरी प्यारी बिटिया, जादुई सोने के पर्स में जब भी तुम 1 रुपया डालोगी तो तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे, और जादुई चांदी के पर्स में जब तुम हाथ डालोगी तो तुम्हें एक ड्रेस मिलेगी जिसे पहनते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे सब जख्म ठीक हो जाएंगे। और सपना बेटा, तुम जादुई चांदी के पर्स से कोई एक भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब उस जालिम औरत के घर वापस जाना चाहिए। माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सब दुख परेशानियों को चुटकियों में दूर कर दिया। माँ, आप मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मुझे जाना होगा और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे दिल में जिंदा। अब तुम जादुई सोने और चांदी की पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताना, हमेशा खुश रहना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना।
ऐसा कहकर सपना की स्वर्गवासी माँ सपना को जादुई सोने और चांदी के 2 पर्स देकर अदृश्य हो जाती हैं। तभी सपना जादुई चांदी के पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसे एक बहुत सुंदर ड्रेस मिलती है, जिसे पहनते ही वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सब जख्म दूर हो जाते हैं। वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी सपना जादुई चांदी के पर्स से कहती है, जादुई चांदी के पर्स, मैं मेरी मामी के घर वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और आपसे सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करवा सकते हैं। आप मुझे एक सुंदर सा घर दे दीजिए जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी ना हो। सपना के इतना कहते ही जादुई चांदी का पर्स सपना को एक बहुत सुंदर घर दे देता है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने के पर्स के अंदर 1000 रुपए डालती है तो उसे 10,000 रुपए मिलते हैं और वह 10,000 रुपए से अपना पर्स का बिजनेस शुरू कर देती है। ऐसे ही करते करते जादुई सोने के पर्स की मदद से सपना एक दिन बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। सपना को जो भी परेशान गरीब अनाथ नजर आता तो वह उसकी मदद भी क्या करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपनी मामी के घर जाती है और उन्हें 50,000 रुपए देते हुए कहती है, मामी जी, मैंने आपके पर्स वापस नहीं किए थे, यह लीजिए अपने पर्स और 50,000 रुपए भी। मैं 2 महीने से आपके घर वापस नहीं आई तो आपको तो नुकसान हुआ होगा। पर्स बेचकर भी आपको इतने पैसे नहीं मिलते जितने मैं आपको दे रही हूँ। अब हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, ठीक है? मेरा खुद का पर्स का एक बहुत बड़ा शोरूम है और मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है जो आपने छुड़वा दी थी। अब आपका घर, आपके पैसे, आपको मुबारक। ऐसा कहकर सपना वापस आ जाती है। सपना की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। तभी दयावंती सुनैना से कहती है, बेटा, हमारे घर की 2 टके की नौकरानी हमारे ऊपर भौंक कर गई है। आज इस मनहूस के पास आखिर क्या आ गया जो ये 2 महीने के अंदर अंदर इतनी ज्यादा अमीर हो गई, अपना शोरूम भी खोल लिया। बेटा, कुछ भी हो जाए लेकिन जो इसके पास है हमें इसे छीन लेना चाहिए। ऐसा कहकर दयावंती और सुनैना दोनों सपना के घर जाती हैं और उसके ऊपर नजर रखने लगती हैं। और कुछ ही समय में दयावंती को पता चल जाता है कि जादुई सोने के पर्स के अंदर अगर 1 रुपया डालते हैं तो 100 रुपए मिल जाते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और एक दिन दोनों माँ बेटी जादुई सोने का पर्स चुराकर घर लेकर आ जाती हैं। तभी सुनैना कहती है, मम्मी, हमारे पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी जेवर हैं, हमें इस जादुई सोने के पर्स के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद हमें इसका 10 गुना मिलेगा। हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सुनैना की यह बात सुनकर दयावंती खुश हो जाती है और वह तिजोरी से सारे पैसे, सारे जेवर निकाल कर लेकर आती है और जैसे ही जादुई सोने के पर्स के अंदर डालती है तो वह सब सांप और बिच्छू में बदल जाते हैं और बाहर निकलकर दोनों माँ बेटी को डस लेते हैं। तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आती है।